नमस्कार। पश्चिम बंगाल को सिर्फ एक राज्य की तरह देखना शायद सही नहीं होगा। ये भारत की एक अनूठी पॉलिटिकल लेबोरेटरी है, एक ऐसी जगह जहां दशकों से विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है और इस लड़ाई ने, आप देखिए, पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं प्रभावित किया है। तो आज हम इसी प्रयोगशाला के कुछ सबसे बड़े प्रयोगों को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, जैसा कि स्लाइड पे लिखा है, बंगाल में राजनीति महज सत्ता पाने का खेल नहीं है। ये असल में विचारधारा, पहचान और संघर्ष की एक बहुत गहरी कहानी है। यहाँ हर चुनाव एक वैचारिक युद्ध की तरह होता है, जिसके नतीजे आने वाली पीढ़ियों तक महसूस किए जाते हैं। तो हमारी आज की चर्चा का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम शुरुआत करेंगे 34 साल के उस मशहूर लाल राज से। फिर देखेंगे कि कैसे सिंगूर और नंदीग्राम के आंदोलनों ने एक बदलाव का तूफान खड़ा कर दिया। इसके बाद हम ममता बनर्जी के उदय को समझेंगे और आखिर में टीएमसी बनाम बीजेपी की जो आज की लड़ाई है, उसका विश्लेषण करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का पहला अध्याय, लेफ्ट फ्रंट का वो 34 साल लंबा लाल राज। लेकिन ये समझने के लिए कि ये लाल किला आखिर बना कैसे, हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। आज़ादी के ठीक बाद के कांग्रेस शासन की उथल-पुथल को देखना होगा। सोचिए, आज़ादी के बाद का बंगाल, बंटवारे का दर्द, शरणार्थियों का संकट और आर्थिक अस्थिरता से जूझ रहा था। ऐसे में कांग्रेस सरकार पर से लोगों का भरोसा धीरे धीरे उठ रहा था। इसी राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए लेफ्ट फ्रंट ने एक अचूक फॉर्मूला पेश किया, ऑपरेशन बरगा, जैसे भूमि सुधार और किसानों के अधिकारों की गारंटी। ये एक ऐसा वादा था जिसकी उस वक्त बंगाल को सबसे ज्यादा जरूरत थी। और नतीजा, पूरे 34 साल का अटूट शासन। ये कोई मामूली सरकार नहीं थी। ये लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई दुनिया की सबसे लंबे समय तक चलने वाली कम्युनिस्ट सरकारों में से एक बन गई। इसने बंगाल के पॉलिटिकल डीएनए को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो इस मजबूत किले की नींव क्या थी? एक तरफ ज्योति बसु का करिश्माई नेतृत्व और ऑपरेशन बरगा जैसे भूमि सुधार, जिसने लेफ्ट को ग्रामीण बंगाल का मसीहा बना दिया। लेकिन कहानी में एक विडंबना भी थी। किसानों पर इतना ज्यादा ध्यान दिया गया कि औद्योगिक विकास पिछड़ गया। फैक्ट्रियां बंद होने लगीं, बेरोजगारी बढ़ने लगी और यही वो दरारें थीं जो आगे चलकर इस मजबूत किले को गिराने वाली थीं। और अब हम आते हैं बंगाल की राजनीति के उस मोड़ पर जो एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। वो आंदोलन जिसने लेफ्ट की अपनी मूल पहचान को ही चुनौती दे दी और एक नई सत्ता की नींव रखी। ये शायद एक ऐतिहासिक भूल थी। सोचिए, जो पार्टी किसानों के हक की लड़ाई लड़कर सत्ता में आई थी, वही अब औद्योगिकरण के नाम पर सिंगूर और नंदीग्राम में उन्हीं किसानों की जमीन छीन रही थी। ये सिर्फ एक नीतिगत फैसला नहीं था, ये अपने ही वोट बैंक के साथ एक वैचारिक विश्वासघात था जिसने पूरे बंगाल में जैसे आग लगा दी। सिंगूर और नंदीग्राम की ये आंदोलन महज विरोध प्रदर्शन नहीं थे। नहीं, ये उस राजनीतिक तूफान की पहली लहर थी जो बहुत जल्द एक सुनामी बनकर लेफ्ट फ्रंट के 34 साल पुराने अभेद्य किले को बहा ले जाने वाली थी। देखिए, हर राजनीतिक खालीपन को भरने के लिए कोई न कोई चेहरा सामने जरूर आता है। तो भूमि अधिग्रहण के खिलाफ पैदा हुए इस जबरदस्त जन आक्रोश का चेहरा बनी ममता बनर्जी। 1998 में बनी तृणमूल कांग्रेस को कह सकते हैं इसी मौके की तलाश थी। ममता बनर्जी ने इस जन आक्रोश को एक राजनीतिक आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने खुद को मां माटी मानुष की रक्षक के तौर पर पेश किया और एक जुझारू जमीनी नेता के तौर पर अपनी छवि को और मजबूत किया। लेकिन सवाल तो वही है कि 3 दशकों से ज्यादा समय से सत्ता में जमी हुई सरकार को आखिर हराया कैसे जा सकता है? इसका जवाब हमें मिलता है अगले चुनाव के नतीजों में। जरा इन आंकड़ों को देखिए। ये सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं थी, ये एक राजनीतिक भूकंप था। 2011 में तृणमूल गठबंधन को मिली 227 सीटें और इस सुनामी ने लेफ्ट फ्रंट को महज 62 सीटों पर समेट दिया। बंगाल का लाल राज एक ही रात में इतिहास बन गया। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। ममता बनर्जी के सत्ता में आने के बाद बंगाल की राजनीति का युद्ध क्षेत्र एक बार फिर बदला और इस बार एक नए प्रतिद्वंद्वी का उदय हुआ।
ये आंकड़े एक बिल्कुल नए राजनीतिक समीकरण की कहानी कहते हैं, जहां एक तरफ कांग्रेस और लेफ्ट हाशिए पर चले गए, वहीं बीजेपी ने उस खाली जगह को बहुत तेजी से भरा। 2019 के लोकसभा चुनाव में 18 सीटें और फिर 2021 विधानसभा में 77 सीटें जीतकर बीजेपी ने खुद को टीएमसी के सामने मुख्य चुनौती के रूप में स्थापित कर दिया। और इस नई लड़ाई में भ्रष्टाचार एक बड़ा हथियार बन गया। शारदा चिटफंड घोटाले से लेकर नारदा स्टिंग ऑपरेशन और भर्ती घोटालों तक, इन आरोपों ने टीएमसी की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया और बीजेपी को सरकार पर हमला करने का एक मजबूत आधार दे दिया, जिससे राजनीतिक टकराव और भी तीखा हो गया। तो सवाल ये है कि आज पश्चिम बंगाल की राजनीति किन मुद्दों के इर्द गिर्द घूम रही है। चलिए उन 3 मुख्य स्तंभों को समझते हैं जो आज की राजनीति को असल में परिभाषित कर रहे हैं। तो आज की राजनीति 3 पिलर्स पर टिकी है। पहला, बंगाली अस्मिता या पहचान, जिसे टीएमसी अपना सबसे बड़ा हथियार मानती है। दूसरा, धार्मिक ध्रुवीकरण, जिसे बीजेपी अपनी रणनीति का केंद्र बनाती है। और तीसरा है विकास का मॉडल। ये बहस कि विकास कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित हो या औद्योगिक विकास पर। और ये एक बहुत ही बुनियादी बदलाव है। समझिए, लेफ्ट के दौर की जो वर्ग संघर्ष की राजनीति थी, वो अब पहचान की राजनीति में बदल चुकी है। अब लड़ाई जमीन के पट्टों पर नहीं, बल्कि माछे भाते बंगाली जैसे सांस्कृतिक नारों पर लड़ी जा रही है। ये दिखाता है कि बंगाल का मतदाता और राजनीतिक मुद्दे दोनों ही पूरी तरह बदल चुके हैं। तो हमने बंगाल के इस लंबे राजनीतिक सफर को देखा, लेफ्ट के भूमि सुधारों से लेकर टीएमसी के पहचान आधारित अभियानों तक। अब सवाल ये है कि इस प्रयोगशाला में आगे क्या होने वाला है। इस पूरी चर्चा का सार शायद इस एक विचार में छिपा है कि पश्चिम बंगाल वाकई एक राजनीतिक प्रयोगशाला है। पहले इसने 34 साल तक कम्युनिस्ट शासन का प्रयोग देखा, फिर इसने पॉपुलिज्म और पहचान की राजनीति का प्रयोग देखा, और अब ये हिंदुत्व और क्षेत्रीयता के बीच टकराव का एक नया प्रयोग देख रहा है। और आखिरी सवाल यही है कि इस प्रयोगशाला का अगला प्रयोग क्या होगा। क्या बंगाल अपनी क्षेत्रीय पहचान को और मजबूती से थामे रहेगा, या फिर राष्ट्रीय राजनीति की लहर उसे किसी नई दिशा में ले जाएगी? इसका जवाब जो भी हो, वो न सिर्फ बंगाल बल्कि पूरे भारत की भविष्य की राजनीति को आकार देगा।